इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननी है। सब बहन भाइयों ने रिसाले भाई की राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी जिसमें आज हम जो है ना हर रोज की तरह प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद भाई जो है ना चर्चा भी करेंगे। और चर्चा का विषय रहेगा हमारा कि भाई जो हरा चारा है गर्मी के मौसम में उसकी बिजाई के ऊपर बात करेंगे, एक तो लोबिया पे, और इसके साथ साथ भाई जो ई नाम यानी कि राष्ट्रीय कृषि जो बाजार है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो क्यों ना भाई यहाँ पे सबसे पहले पूछ लें आज का कृषि प्रश्न। और आज का हमारा जो कृषि प्रश्न है भाई वो इस तरह है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस फसल से है? किसान भाई एक बार फिर सुने प्रश्न को, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस फसल से है? भाई इसका जवाब आप ना हमारा जो स्टूडियो का फोन नंबर है वो भी नोट कर लें, 9466021336। एक बार फिर सुना भाई नंबर 9466021336। भाई इसके माध्यम से आप जो है ना व्हाट्सएप के माध्यम से हमारा जो मैसेज है ये पहुंचा सका है। और भाई यो जो पहुंचाना अपना मैसेज ये 6 बजकर लगभग 50 मिनट तक आप दे देंगे तो भाई हम आपके नाम बांस देंगे जिन भाइयों का सही उत्तर आएगा। तो भाई अब शुरू कर रहे हैं। भाई जो हमारा विषय है वो है भाई राष्ट्रीय कृषि बाजार पे। राष्ट्रीय कृषि बाजार का मतलब भाई देखो यो है कि भाई जो राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ऐसा बाजार जो ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि भाई देखो धीरे धीरे करके जो डिजिटल का जो जमाना आने लग रहा है, इस डिजिटल गेला भाई जोड़न लग रहे हैं सब ना। तो भाई जो हमारा बाजार है खेती का जो उपज पैदा होगी खेती में वो सारी की सारी भाई देखो ऑनलाइन आप एक जगह तक दूसरी जगह भी उसने बेच सको हो। तो भाई इसकी जानकारी आपको भाई ई नाम यानी कि जो राष्ट्रीय कृषि मार्केटिंग कह लो भाई बाजार कह लें, एक ही बात है। इस बाजार में जो किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं और भाई जो खरीदने वाले हैं, जो भी फसल है, ऑनलाइन व्यापार की सुविधा भाई यो पोर्टल दे है। बाजार भी बढ़िया मिलेगा, कीमत की खोज भाई आप इसमें जो मदद है ये आपका, जिस तरह के भाई इस मंडी में मान लो कोई फसल 2000 रुपये क्विंटल बिक रही है तो दूसरी में हो सका है भाई 2100-2200 बिक रही है। तो भाई उसकी जानकारी लेकर आप अपनी फसल का भाव भाई देख कर ले जा करके उस मंडी में जहाँ ज्यादा भाव दे रहे हैं तो वहां जाकर के बेच सको हो। यह बात सारी की सारी फोन के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से पता कर सको हो एक दूसरी मंडी में। और भाई इसकी उपज में जो है ना सुचारू रूप से जो व्यापार होगा उसकी सुविधा यो जो पोर्टल है यो दे है। और यदि भाई एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के जरिए कृषि की जो फसलें हैं जो भी आप पैदा करोगे उनका अधिक दाम भाई आपको मिलेगा, तो भाई सरकार भी नहीं चाह है कि भाई आपकी फसल जो आप पैदा करेंगे उस फसल का दाम आपको अच्छा मिला है, यही सरकार की चाहना है। और भाई इंटरनेट से जो है सारी मंडियां हैं तकरीबन वो जोड़ रही है सरकार भी, और उससे जो है ना जो मंडियां जुड़ रही है लगभग 585 के करीब ई जो है ना के नाम से जाना है, जिसना देश के कई राज्यों में तो भाई कृषि उपज मंडी को इंटरनेट के जरिए जोड़ दिया गया है ताकि वो पता लग जाए कि भाई इस मंडी में कौन सी चीज का क्या भाव चल रहा है। और राष्ट्रीय कृषि बाजार भाई एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग पोर्टल है, जिसके बावजूद भाई जो कृषि उपज विपणन समितियां हैं या भाई दूसरे कृषि मंडियों का जो नेटवर्क है
इसने जोड़कर एक बड़े बाजार का निर्माण कर दे है। यानी कि जो छोटी छोटी मंडियां हैं उन आपस में जोड़कर फिर देखियो आप इतनी मंडियां आपके संपर्क में होंगी और जिस भी मंडी में आप ले जाना चाहो वहां पर आप अपनी फसल को ले जा सको हो। और भाई राष्ट्रीय कृषि बाजार कहने को तो वर्चुअल बाजार है, लेकिन भाइयों किसी भी किसान को, व्यापारी को देश की किसी भी कृषि मंडी में सामान खरीदने और बेचने की सहूलियत यू देवा है। कृषि बाजार के भाई राज्य द्वारा भी या उसके कृषि जो व्यवसाय है उनके द्वारा भी यू संचित करा जा सका है, जिसके अंतर्गत भाई देखा है कि जो राज्य है कई तरह के बाजार क्षेत्र उसमें बट रहा है भाई, जिससे प्रत्येक का जो संचालन है अलग अलग कृषि उपज बाजार जो समिति है उनकी इनके अपने व्यवसाय को भाई लागू करा है। और जिस तरह के बाजारों का यो देखा है कि भाई यहाँ तक कि जो राज्य के भीतर एक बाजार तक दूसरे बाजार में जो कृषि उपज है उनका आवागमन या भाई कृषि उत्पाद के अलग अलग तरह के निपटाने में बाधा पहुंचा है। तो मंडी शुल्कों को भाई अलग अलग स्तर पर किसानों के अनुरूप लाभ के लिए जो उपभोक्ता है उसकी कीमतें बढ़ाने, यानी कि ये भी देखा है कि भाई जिस तरह के एक बाजार है दूसरे बाजार में कृषि उत्पादन है जितने भी और इसी तरह उनको निपटान करने में बाधा पहुंचावेगा। तो भाई इसका मतलब ये रहा है कि भाई जिस तरह हमने मान लो अपनी जो कृषि की उपज है वो हमारे इस यहाँ पर भाई थोड़ी सस्ती बिक्री है, दूसरी जगह कड़ी ज्यादा बिक्री है, तो भाई उसका जो नुकसान हो रहा है मान लो उरा थोड़ा, तो वहां जाकर के आप इसका फायदा ले सको हो। और एक अंतर थोड़ा ये हो रहा है कि भाई जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है या भाई जो मौजूदा मंडी है उसकी व्यवस्था में थोड़ा सा फर्क ये हो रहा है कि भाई ये कोई दूसरा बाजार नहीं है, बल्कि मौजूदा मंडियों को ही भाई एक नेटवर्क तक जोड़कर किसानों और उसके जो कृषि व्यापारी हैं उनको भाई आमने सामने कर दे है। और ये जो तकनीक है इसके जरिए खरीदार को देश के कई सारी मंडियों से जोड़ा है, जिस तरह जो खरीदार है किसी दूसरे राज्य में बैठकर किसी भी जो अन्य राज्य की जो मंडी है वहां से भाई उसका सामान का जो है ना भाव पता कर सका है और भाई माल खरीद भी सका है और वहां पर भी माल बेच भी सका है। भाई देखो ये राष्ट्रीय कृषि जो बाजार है जो योजना चलाई हुई है इसके फायदे भी हैं। जिस तरह के जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है भाई ऐसा व्यवसाय के रूप में यू बढ़ रहा है जिस तरह की जो इससे जुड़े हर वर्ग को यू लाभ पहुंचा भी रहा है। और किसान को जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है इसके माध्यम से जो कृषि उत्पाद है और यह बिक्री है या इसके जो दाम है अच्छे बढ़िया दाम इसके जरिए भाई वो प्राप्त कर सका है। क्योंकि भाई देखा है वही मैं बात कह रहा हूं कि भाई जो भाव है फसल का वो आपको जहां ज्यादा मिला ओड़ा बेच लो। स्थानीय मंडी को अपने ही प्रदेश के जो दूसरे भाग हैं या अन्य राज्य के भाई कृषि उत्पाद हैं उनको खरीदने या बेचने का मौका भी मिलेगा। और जो थोक व्यापारी हैं भाई या मिल संचालक है उनको सीधे के सीधे भाई कई राष्ट्रीय कृषि बाजार तय ये दूर जो है ना जो मंडियां हैं कृषि उत्पाद खरीदने का जो मौका भी देगा और ग्राहक को भाई कृषि उपज आसानी तय उपलब्ध भी होगी। एक मूल्य मान लो स्थिर रहेगा क्योंकि पता लग जाएगा भाई सारी जगह एक ही भाव बिकेगा। तो बड़े पैमाने पर भाई खरीद होने तक एक तो गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी और दूसरा बिक्री न होने के कारण भाई जो उपज खराब नहीं होगी, क्योंकि भाई मान लो ओरा नहीं बिकी तो ओड़ा बिक जाएगी दूसरी मंडी में जाकर। तो भाई देखो शुरुआत में तो सरकार ने 24 उपजे इसमें रखी है, जिस तरह के सेब है, आलू है, प्याज है, हरी मटर है, महुआ के भाई फूल है, साबुत अरहर है, साबुत मूंग है, साबुत मसूर है, साबुत उड़द है, गेहूं है, मक्का, चना, बाजरा, जौ, ज्वार, धान, अरंडी के बीज, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, जीरा, लाल मिर्च और भाई हल्दी इसमें शामिल कर रखी है। ये 22 फसलें भाई। और इसका जो उद्देश्य है भाई राष्ट्रीय कृषि बाजार का, उसका मतलब यह है कि जो नियमित बाजार में एक तो पारदर्शिता, बेचने की सुविधा होगी, बाजार यार्ड में जो उनकी भौतिक उपस्थिति है भाई या दुकान है या परिसर है उसमें कब्जे से किसी की पूर्व शर्त के बिना भाई राज्य के अधिकारी हैं जो उनके द्वारा व्यापारियों या भाई खरीदार या कमीशन जो एजेंट हैं उनसे भाई उनको थोड़ा लिबरल लाइसेंस उनको मिलेगा। और किसानों का दौरा सुविधा के लिए भाई मंडी में ही जो सुविधा मिल रही है उसका उपयोग करके चयनित मंडी में या भाई नजदीक की जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है में उसका भी प्रावधान है इसमें कर रखा है। तो भाई जो भी किसान भाई अपनी फसल को अच्छे भाव में बेचना चाहते हैं, आसपास की जो मंडियां हैं उनसे जुड़कर और वहां की जो मंडी है उसके भाव का पता करके अपने फसल को वहां पर बेच सकता है, ताकि भाई किसान की जो आमदनी है वो बढ़े। तो ये तो चर्चा करी भाई हमने राष्ट्रीय कृषि बाजार पर। और भाई अब थोड़े जिक्र कर दें लगे हाथ
मौसम पे। मौसम के कह रहा है भाई आज का जो अधिकतम तापमान है वो है 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। और भाई जो कल का अधिकतम तापमान है वो रहेगा 41 डिग्री सेल्सियस और भाई न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो भाई लगे हाथ जो है ना, कल हमारा जो कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी, उसमें भी हम चर्चा लेके आएंगे। और वो कौन सी चर्चा रहेगी भी, रोज की तरह एक तो प्रश्न पूछेंगे, दूसरी बात रहेगी भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे, और आज की नसीहत में हम बात करेंगे फलदार पौधों का लू से किस तरह बचाना है, और जानकारी साथ में भाई मोटे अनाज के जो है ना रूप हैं वो किस रूप में प्रयोग करना है और उसकी क्या भूमिका रहेगी, क्या उसका महत्व रहेगा, इस विषय पर भी भाई कल चर्चा करेंगे। और भाई अब जो है ना भाइयों का पहला करा दे मनोरंजन, बाकी भाई जानकारी भी आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो आओ सुनते हैं पहले ये लोकगीत। मैं गदोर मैं कोन्या, मैं नहीं उड़े पाऊं, मेरा बालक पड़कायो यार सुदामा, न्यूगढ़ कहलाऊं। मैं गदोर मैं कोन्या, मैं नहीं उड़े पाऊं, बरदीन तह यारी या तासीर मेरी, शीश पाल घमंडी मारा कोन्या समझी भी मेरी, 101 ठोट कर राखे फिर उठी समसीर मेरी, तन भरी सभा में रुका मारा जात बताई मेरी, ये सारे खेल खेला जानू, ये सारे खेल खेला जानू, जिसे खेल है उसे खिलाऊं, सो बालक पड़का यार तो दमा कहलाऊं, मैं कह दो रे मैं कोन्या, बालकपन का यार सोदामा, एकला डंडा भरता के, और बिटी जिसी बता देनी थी यार तलकों करता के, वो कदे बैठ जानू कदे चाल पर झूठे जोड़ धरता के, तुल्ले तकी दौड़ सुदमा रुक मन तह डरे ताके, तू तो सुदमा सा बैठ तखत पे, तू तो सुदमा बैठ तखत पे, मैं रुक मन न समझाऊं, सू बालक पड़का यार सुदमा कहलाऊं, सू मैं कह दो रे मैं कोन्या, मैं नहीं उड़े पाऊं, बालक पड़का यार सुदमा कहलाऊं। मिसरानी क्यों करे झाल रुकी से
खेसों में पूछता के न उनका जन्म सुखी से भूख नवाजे मौत हरा दे न उनकी कजालों की से सर्वव्यापक सब कहें मने सर्वव्यापक सब कहें मने मैं चतुर्भुज कहलाऊं सो बालक पड़खा यार तो दम्मा मैं कहलाऊं मैं कह दो मैं को ना मैं नहीं उड़े पाऊं तो बालक पड़खा यार तो दम्मा मैं कहलाऊं से उस भैरगू कहा पुता जिसने मारी लात मेरे लात लागते तू रोई थी दुख हो गया था बाचर छो में अगन श्राप दे दिया नहीं लक्ष्मी बात करे श्री मंगे राम हरि की लीला कौन करे और कौन भरे कर क्या भरगुयो भरे सुदामा कर क्या भरगु भरे सुदामा मैं ना करना चाहूं सो बार कपड़ खा यार सुदामा नो मैं कहलाऊं तो मैं कह दो मैं को ना मैं नहीं उड़े पाऊं तो बार कपड़ खा यार और भाइयों ये तो सुनी रागनी। और अब जो है ना चर्चा करेंगे भाई हरे चारे खातर लोबिया की बिजाई पे। किसान भाइयों देखियो जो लोबिया है और मौसम भी देखो गर्मी का चल रहा है और इस मौसम में थोड़ी सी हरे चारे की जो है ना दिक्कत आनी शुरू हो जाए तो भाई हम जो किसान भाइयों को ये बता रहे हैं कि भाई जैसे गर्मी का मौसम चल गया है और मई का महीना आ रहा है इसमें भाई अगर आप लोबिया की बिजाई कर लें तो हरा चारा आपको बहुत बढ़िया मिलेगा क्योंकि भाई जो लोबिया की खेती है वो जहां पानी की सुविधा है उस क्षेत्र खातर भाई बढ़िया रहा है। ये भी देखने में आवा है कि भी जिस तरह ज्वार है बाजरा है मक्की है इनके साथ मिलाकर भी भाई आप लोबिया की बिजाई कर सको हो और भाई हरे चारे की जो पैदावार है और बगैर फड़ी के जो चारा है उसकी पौष्टिकता भाई जो उसमें तत्व हैं बढ़िया वो बढ़ जाएंगे और पशुओं में भाई गर्मी में दूध देने की क्षमता वो बनाकर रखेंगे ताकि जो दुधारू पशु हैं भाई उनको खिलावेंगे तो भाई देखो न्यू की न्यू मात्रा बनी रहेगी। नहीं तो भाई आजकल क्या है थोड़ी दिक्कत आ जाएगी तो किसान भाई ये देखा है कि भी ज्यादातर फिर क्या करेंगे भाई जो तूड़ी है उसी ना बेंगे खड़ में बेहो भाई जब बिनोड़े की खड़ में बेहो तो उसमें भाई फिर अपना आटा भी लाना पड़ेगा। तो इस करके भाई थोड़ा सा अगर हरे चारे का प्रबंध कर सको तो भाई लोबिया की फसल आप ले सको हो हरे चारे के रूप में। इसकी किस्म की बात करें तो भाई CS88 किस्म बढ़िया है इसकी क्योंकि अपना जो क्षेत्र भाई हरियाणा का इसमें चारे की बहुत बढ़िया उपज में हो जा है और यह एक सीधी बढ़ने वाली किस्म है जिसके पत्ते भाई हरे गहरे और चौड़े पत्ते होंगे और यो जो है ना किस्म कई डाल के रोग हैं उससे भी बची रहा है और जो कीट हैं उसमें नहीं लाग दे। खास करके जो पीला मोजेक विषाणु है वो खास करके इसमें कोई असर नहीं करता क्योंकि भाई इसकी बिजाई जो जहां पानी की सुविधा है या भाई जिस तरह के कम पानी वाला जो क्षेत्र है उसमें गर्मी में भाई और खरीफ में इसकी फसल आप ले सको हो क्योंकि हरा चारा लगभग 55 से लेकर 60 दिन में कटाई खातर तैयार हो जाएगा। और यदि भाई फसल बीज के लिए लेनी है तो बिजाई का जो बढ़िया समय रहेगा वो रहेगा भाई जुलाई के मध्य से लेकर अगस्त का जो पहला हफ्ता आएगा उस तक आपने बिजाई करनी है। और भाई इसके जो हरे चारे की पैदावार है वो 140 से लेकर लगभग 150 क्विंटल प्रति एकड़ के जो है ना वो निकल जाए। मिट्टी और खेत की तैयारी की बात करें तो भाई जमीन जो है ना समतल होनी चाहिए, अच्छे जल निकासी वाली होनी चाहिए और अच्छी उपज लेने खातर भाई दोमट मिट्टी बहुत बढ़िया रहेगी।
जिस तरह जो अच्छी तरह तैयार करने में, इसके लिए भाई 2 बार आपने खेत को जोतना है, यानी कि जुताई करनी है 2 बार। और बिजाई के समय भाई देखा है कि चल भी रहा है, बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि लोबिया की जो बिजाई है भाई मार्च तक लेकर जुलाई के मध्य तक जद जी कर आपका कर सको हो। हरे चारे की सबसे बढ़िया है और अधिक पैदावार लेने खातर इसको जो है ना खास तौर पर भाई जहाँ पानी की बढ़िया सुविधा है, मई के पहले सप्ताह तक लेकर भाई, और वर्षा पर क्योंकि निर्भर इलाके हैं जो बरसात शुरू होते ही बीज देना चाहिए, क्योंकि भाई जो सिंचाई में जो सुविधा है सिंचाई की, वहां बड़ी अच्छी बढ़िया फसल इसमें ले सको आप। बिजाई का तरीका यो रहेगा कि भाई 16 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपने बीज डालना है, और लाइन तक लाइन का जो फासला रखना है वो 30 सेंटीमीटर रखना है। और भाई जो बिजाई करनी है या तो पोरे गिला करो या भाई ड्रिल गिला करो, जिस तरह भी अपना सुविधा लगा उस डाल आपको इसकी बिजाई कर सको। नमी बनाकर रखनी है, तुरंत सुहागा लगाना है। और भाई जब अपना मिलाकर फसल बोई है तो भाई जिस तरह के बीज का 1/3 मात्रा लेनी है। बीज को इस फसल के लिए बनाए गए जो राइजोमी का कल्चर है वो टिक्का आपने इससे उपचारित करनी है फसल को, जो इसका बीज है। और उपचार विधि मूंग की बात आपने ही करनी है, जिस तरह मूंग में करे करो। खाद की बात करें तो भाई 10 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम भाई फास्फोरस प्रति एकड़ बिजाई तय पहला लाइन में ड्रिल कर देनी है। दाल वाली फसल होने के कारण भाई इसे नाइट्रोजन की अधिक जरूरत तो नहीं पड़ती, क्योंकि दाल वाली जो फसल है भाई उसमें नाइट्रोजन खास पहले ही ज्यादा हुआ है। निराई गुड़ाई की बात यह है कि भाई कसोले तय 1 या 2 बार गुड़ाई करनी है आपने, जिस तरह जो घास फूस है या खरपतवार है भाई वो खेत में ना रहे और भाई साफ होता रहे। सिंचाई में यो रहेगा कि अब जिस तरह के मई का महीना चल रहा है, मई में बोई गई फसल को भाई मानसून की बारिश जो आवेगी उस तक आपने 15 दिन के बाद सिंचाई की जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि गर्मी है। इस फसल को भाई कुल 3 या 4 सिंचाइयों की जरूरत पड़ेगी। कीड़ों से बचाव खातर भाई सूखे मौसम में इस फसल पर भाई हरा तेला आक्रमण करते हैं। इसकी रोकथाम खातर आपने 200 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी की ताकत वाली 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ हाथ से जो चलाने वाला आपका स्प्रेयर है, पंप है, उससे अपना छिड़काव करना है। चारे खातर भाई जो उगाई जा रही है फसल उसमें सिर्फ मेलाथियान का ही आपने प्रयोग करना है। और भाई छिड़काव के 1 सप्ताह के बाद तक फसल को पशुओं को खाने के लिए आपने नहीं देनी है, यानी कि चारे के रूप में उसका प्रयोग नहीं करना, क्योंकि भाई उसके ऊपर हमने दवाई छिड़क रखी है। कटाई की बात यह है कि भाई लोबिये तक जो 2 कटाइयां हैं वो आप ले सको हो। पहली कटाई भाई बिजाई के 55 दिन के बाद, और दूसरी कटाई भाई फसल में फूल आने पर आप इसके ले सको हो। और इसी तरह गर्मी आवेगी जब हरे चारा तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, साथ ही जो सामान्य विधि है के मुकाबले चारे की जो पैदावार है उसमें भाई अधिक बढ़ोतरी होगी। तो इस डाल भाई हमने जो है ना इस मौसम में, यानी कि जो गर्मी का मौसम है हमारा, उसमें आप क्या कर सको हो कि जो हरा चारा है इसकी फसल आप ले सको हो, ताकि हमारे जो दुधारू पशु हैं भाई वो दूध दे रहे हैं और बढ़िया उनको खाने के लिए भाई पौष्टिक आहार मिलता रहे। तो भाई हम तो यही सलाह दे हैं किसान भाइयों को कि अब जो है ना मौसम चल भी रहा है, आप जो है ना हरे चारे के लिए लोबिया की खेती जो है ना कर सको हो चारे के रूप में आप। और भाई क्योंकि यू खास करके यही बता रहे हैं कि भाई जो पानी वाला क्षेत्र है हमारा उसमें बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये तो चर्चा करिए हमने भाई लोबिया की जो फसल है हरे चारे के रूप में आपने लेनी है। और भाई ये जानकारी आपको देंगे हम कि भाई प्राकृतिक खेती में जो है ना बीज अमृत किस तरह बनाना है। बीज अमृत का जिक्र करें तो भाई ये एक अच्छा जीवाणुनाशक है। जिस तरह आप देखे हैं कि जो किसान भाई रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं या भाई इसके ऊपर जो कीटनाशक हैं वो छिड़का है, तो भाई इस करके अगर आप देसी नुक्ता अपनाओगे यानी कि बीज अमृत तैयार करोगे तो भाई इसका प्रयोग बीज और पौधशाला में जो लगने वाली बीमारी है उसको आप काफी हद तक भाई काबू में कर सको हो। और बीज अमृत भाई तैयार किस तरह करना है इसका जिक्र कर रहे हैं हम। जरूरी सामान तो यो रहेगा भाइयों, अपना 4 लीटर पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर लेना है, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र लेना है,
और भाई 10 ग्राम चूना और 5 ग्राम हल्दी पाउडर। और लगे हाथ भाई इसमें अपना डालना है 100 ग्राम गुड़। और जमीन के किनारे की भाई 1 मुट्ठी लेनी है माटी। और भाई 15 लीटर आकार का लेना है 1 ड्राम। यो तो लेनी भाई सामग्री जिसका हमने जरूर करे, जरूरी सामान का। अब भाई गाय का जो 1 किलो गोबर है उसको अपना सूती कपड़े में लेकर उसको बांध देना है और 4 लीटर पानी में 12 घंटे तक डुबोकर रखना है। और भाई अब जो है ना 50 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम चूना रात भर भिगोकर अपने उसमें रखना है। और अगली बात यो रहेगी कि जब अगली सुबह होगी कपड़े में बंधे जो गाय का गोबर है उसको पानी में 3-4 बार अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। यानी कि भाई कह कर उसना जो बंदी है पोटली अपना उस ड्राम में 3-4 बार ऊपर नीचे आपने जुकोड़ना है करके अच्छी तरह। और फिर भाई इस पानी में खेत के जो मेड है या भाई बांध की 1 मुट्ठी माटी को अच्छे से फिर मिलाना देना। इसमें अच्छी तरह उसको मिलाना है आपने। और भाई फिर जो घोल बन गया यू 1 लीटर गोमूत्र, 5 ग्राम हल्दी पाउडर और भाई 100 ग्राम गुड़ और चूना पानी मिलाकर अच्छे से उसमें मिलाना है। अब भाई यू घोल बीज उपचार के लिए तैयार हो गया। अब जो है ना आपने क्या करना है, इस घोल को अगर आप अपने खेत में छिड़कोगे, जिस तरह आप रासायनिक खाद के ऊपर या रासायनिक जो आपके जो कीटाणुओं के मारने के लिए भाई आप जो दवाई डालो हो उसके और डालना खेत में, तो भाई आपका वही काम करेगा जो आपका रसायन करता है। तो भाई इस तरह जो है ना फसल के जो बीज हैं पौधे के उपचार खातर भी इसका प्रयोग कर सको हो। अच्छी तरह बीजों को भाई जमीन या बोरे पर फैलाकर उपचारित कर लें इस तरह और अच्छी तरह भाई हाथ से मिला लें और छाया में सूखने के बाद भाई इसकी बिजाई आप अपने खेत में कर सको। तो भाई ये तो हमने बताया कि जो जीवामृत है इसका अपना किस तरह बनाना है। और भाई लगे था आपको किसान कॉल सेंटर के बारे में बता दें, क्योंकि भाई किसान कॉल सेंटर का जो नंबर है वो है 1551 1551। तो भाई किसी भी समस्या के लिए खेती से संबंधित आप इस बात का ध्यान रखें कि भाई जो हमारा जो सहायता करने वाला नंबर है वो है किसान कॉल सेंटर का नंबर 1551। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाई इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न होता है। रिसाले भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।